चलो आज के क्लास में पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब मिलके संयोजित होके मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नए पदार्थ का निर्माण कर दें, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और जो नया पदार्थ है वो मूल पदार्थ से, मतलब जिससे अभिक्रिया हुआ था उससे हमेशा अलग होता है। ठीक है, उससे हमेशा अलग रहे, वह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अगर मान लेते हैं CaCO3, ठीक, तो क्या हो गया? CaO प्लस CO2, ठीक है, Mg प्लस O2, क्या बन गया? MgO। एक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ मिलके बन गया, और यहाँ एक ही पदार्थ से बन गया। तो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो नया पदार्थ बन गया। और ये पदार्थ जो बना है ये इन पदार्थों से, मतलब मूल पदार्थों से हमेशा अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है, जो पदार्थ अभिकारक में है उससे हमेशा भिन्न होता है। ठीक, ये है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ का संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त प्रदर्शन में क्या रहता है? जो प्रतीक रहते हैं इनके द्वारा जो संक्षिप्त रूप से, छोटे रूप से किसी अभिक्रिया को बताया जाता है वही रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण के रूप में किसी भी अभिक्रिया को बताया जाता है। ये देखिए प्रतीक, देखो दोनों मिल गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हम समझ पा रहे हैं कि मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन गैस है, और उससे मिल गया MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ऐसे बन तो जाता है, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाता है उस अभिक्रिया को समझने के लिए रासायनिक समीकरण का सहारा लेते हैं। ठीक, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब ये जो समीकरण होते हैं रासायनिक समीकरण, इनमें क्या होता है कि ये इनको संतुलित करना भी आवश्यक होता है। जैसे Mg प्लस O2, ये हम अभी दिखाए हैं MgO, ये अभी लिखे थे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो लिए, ठीक है, लेकिन ये इधर वाला पक्ष, इधर वाला क्या कहलाएगा? अभिकारक, और इधर वाला पक्ष कहलाएगा उत्पाद, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब ये अभिकारक और उत्पाद बन तो गया, लेकिन अभिकारक से उत्पाद बनने में जो पदार्थ अभिकारक में होता है, जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। ठीक है, उतने ही परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। जितने परमाणु इधर रहेंगे अभिकारक में उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। ठीक, परमाणुओं को हम लोग बराबर कर देंगे। अभिक्रिया के दौरान परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। ठीक है, द्रव्यमान उसका क्या रहता है? सेम रहता है, परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम इधर जितना है उधर उतना ही रहना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु इधर जितना है उधर उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, यही हम लोग देख के इसको बैलेंस करेंगे। अभिक्रिया के दौरान अभिकारक से उत्पाद बनने में कोई भी परमाणु किसी भी तत्व का नष्ट नहीं होता और न ही बनता है, न ही उत्पन्न होता है। ठीक है, नया परमाणु नहीं बनेगा और न तो एक परमाणु नष्ट होगा। ठीक, ये है
ये यूज करेंगे बैलेंस में, मतलब समीकरण को संतुलित करेंगे इसी के आधार पे। ठीक, परमाणु के आधार पे समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। दोनों तरफ परमाणु को सेम कर देंगे, ठीक, समान कर देंगे। ये है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो ये नियम ठीक है, इसी नियम से हम लोग सब काम करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अणु रहते हैं, यहाँ अणु की संख्या होती है, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो मतलब एक है। यहाँ पर परमाणु होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब एक है, ठीक है। यहाँ पे तो है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब एक है, ठीक। एक लिखा तो जाता नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही तो हम लोग जानते हैं, सब कुछ ऐसे हो भी करता है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ एक रहता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम का परमाणु एक। यहाँ पे अणु था, यहाँ पे परमाणु है। हम कैसे समझ गए कि परमाणु अणु है, एक है। तो ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक है ना, तो मान लो इसका तो समझ गए कि एक परमाणु है, ठीक। इसमें कैसे समझेंगे कि दो परमाणु है, यहाँ पर लिखा है। अगर यहाँ पे दो लिखा होता तो हम लोग कैसे समझ जाते कि यहाँ पे दो परमाणु है। यहाँ पे दो परमाणु है, अब नहीं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दो अणु हैं और दो दो परमाणु हैं, तो दो दो चार, ऐसे जोड़ देते हैं, चार डायरेक्ट, दो दूनी चार, ऐसे कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो परमाणु की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। इधर एक है परमाणु, इधर एक है, ये तो सही है। लेकिन इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन के एक परमाणु है, तो हम लोग गुणा करेंगे। और गुणा यहाँ पे कभी नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पर भी बीच में भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। जब यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये सही होता है। हमेशा गुणा यहीं पे करेंगे, ठीक है। हमेशा गुणा कहाँ करेंगे, किसी भी पदार्थ के बाईं तरफ ना। तो यहाँ से दो से गुणा कर दें तो ये कितना आ गया, ये दो है, ये दो, दोनों दो दो हो गया। इधर एक ठो है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर दो हो गया। मैग्नीशियम दो है तो इधर दो करना है, तो दो से पूरा कर दें। है समझ में? ऐसे ही करना है सब कुछ। एक ठो समीकरण लिखिए, Na प्लस, इसको संतुलित करिए, इस समीकरण को संतुलित करिए। सोडियम इधर एक है, सोडियम एक है, इधर सोडियम एक है, इसके एक परमाणु, इधर भी एक ही परमाणु, तो यहाँ पे ये सही है। हाइड्रोजन दो ठो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक, ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो उत्पाद में हाइड्रोजन के तीन परमाणु, अभिकारक में हाइड्रोजन के दो परमाणु। इसको संतुलित करते हैं। यहाँ दो से गुणा कर दे तो चार हो जाएगा, अगर यहाँ दो से गुणा कर दे तो हाइड्रोजन दो हो जाएगा, तो दो दो चार हो जाएगा। तो उत्पाद में चार और अभिकारक में चार, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो चार हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया अभिकारक में, ठीक है। ऑक्सीजन दो हो गया तो इधर भी दो हो गया, ये इसमें गुणा होगा, सोडियम में, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये जो दो से गुणा करे हैं, सोडियम में भी गुणा होगा, ऑक्सीजन में भी, हाइड्रोजन में भी, ठीक। तो अब देखते हैं, सोडियम दो ठो, इधर कई ठो है, एक ही है, इधर दो ठो हो गया, तो यहाँ दो से गुणा कर दें। अब देखिए संतुलित हो गया। सोडियम इधर दो ठो है, उत्पाद में भी दो ठो, हाइड्रोजन इधर चार है, उत्पाद में भी चार ठो, दो से गुणा ये हो जाएगा, दो परमाणु, इधर दो चार हो जाएगा। ये दो से गुणा हो गया इसमें, तो दो ठो ऑक्सीजन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है, ये इससे गुणा हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो दो ऑक्सीजन के परमाणु इधर हो गए, तो दोनों तरफ सभी परमाणु बैलेंस हो गए, ठीक है, एकदम संतुलित है। इसी संतुलित रूप में हमेशा अभिक्रिया को लिखा जाता है, ठीक है। अभिक्रिया को हमेशा संतुलित रूप में लिखा जाता है, ठीक है।
इधर कॉपर के परमाणु कितने हैं? एक, इधर एक, ठीक है। यार सिल्वर कितने हैं? ये Ag कितने हैं? एक। अब इधर कितने हैं? एक, सही है। NO3 को मान लेते हैं एक। अगर अलग अलग लेना चाहेंगे तब पर भी हो जाएगा, लेकिन ये मूलक है एक प्रकार का, ठीक है, तो इसे हम एक ही मान लेते हैं, NO3, ठीक है। तो ये पूरा NO3 इधर एक है, इधर दो ठो है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो NO3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इधर 2 है, सही हो जाएगा। लेकिन ये जो Ag है इधर 2 हो गया, लेकिन इधर 1 है, तो इधर 2 से गुणा कर दिए, संतुलित हो गया। ठीक, सिंपल सा है, ठीक है। इसी प्रकार कर लेंगे, ये एग्जाम में आना निश्चित है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये जो अभी पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। ये अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया मतलब अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, और उष्मीय अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया है, और विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, वो तो आगे आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोज होके, मतलब मिल के, जुड़ के, अभिक्रिया करके, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यही है, देखो 2 पदार्थ हैं, 2 मिलके केवल एक पदार्थ का निर्माण कर दिए ना। ये क्या है? एक ही पदार्थ है ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उत्पाद में केवल एक ही पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब कहीं पे भी कोई समीकरण देखना, अगर उत्पाद में एक पदार्थ बना है, केवल एक, इसके बाद कुछ नहीं, केवल एक ही बना है, तो वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया में एक तो होता है एसिटिलीन। अगर हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक में आएंगे, हम कहें ना कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में होता है, तो ये अकार्बनिक में है। अगर कार्बनिक यौगिक में आएंगे, देखेंगे तो ये इस पदार्थ का क्या नाम है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं एसिटिलीन, ठीक, हाँ, इसे कहेंगे एसिटिलीन, ठीक है। ये साधारण नाम है। IUPAC नाम इसका दूसरा होगा, ठीक है। IUPAC नाम क्या होगा? 2 ठो कार्बन है, मेथ एथ, तो और त्रिबंध है, तो एनिन आइन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? एथाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा? एथाइन, ठीक। तो इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन में ये एक प्रकार का असंतृप्त यौगिक है, ठीक है, असंतृप्त। इसमें क्या होता है? इसमें ये असंतृप्त जितने यौगिक होते हैं ना, वो तेल ही रहते हैं। जितने तेल होते हैं ना, जो तेल होते हैं वो असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक है, असंतृप्त यौगिक होते हैं। उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये असंतृप्त यौगिक होते हैं। जब इसमें हाइड्रोजन मिला दिया जाता है, तो ये हाइड्रोजन मिलाने पर क्या हो जाता है? ये संतृप्त यौगिक में बदलते हैं, ठीक है। जब इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं, तब देखो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दी H2O, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसको 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप रखते हैं। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप रखते हैं, ठीक। और इसके बाद
इसमें निकल की उपस्थिति में, निकल जो है निकल की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं। हाइड्रोजन मिला करके इसे 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर निकल के उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एसिटिलीन, एसिटिलीन। और जब ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा एसिटिलीन से एथिलीन, CH डबल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गया। तो एसिटिलीन में पुनः फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। ये जो उत्पाद बना है, ये जो तेल था ना वनस्पति तेल, वो बन गया वनस्पति घी। घी का निर्माण जो है इसी प्रकार से किया जाता है, तेलों के कठोरीकरण, इसे कहते हैं तेलों का कठोरीकरण। तेल था, घी प्राप्त हो गया ना, तेल था तो घी प्राप्त हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? तेलों का कठोरीकरण। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के बना रहे हैं ना, इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ठीक ऐसे ही करण वाला बहुत सारा है। सब लोग जितने करण होते हैं ना, ये करण वाला तो पहले कंफर्म कर लेना, एक आध दो तो आ ही सकता है। जैसे हाइड्रोजनीकरण, क्लोरोनीकरण, कठोरीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, एस्टरीकरण, साबुनीकरण, करण वाले जितने हैं सब याद कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये था हाइड्रोकार्बन वाले यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है अब? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहो या फिर अपघटन अभिक्रिया। अपघटित मतलब अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है? एक पदार्थ रहेगा। ठीक है, जब एक पदार्थ एक या अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कोई पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कोई भी एक पदार्थ रहे। वियोजन अभिक्रिया में बहुत सारे प्रक्रिया होती हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार से हो सकता है, कभी ऊष्मा से हो सकता है, प्रकाश से हो सकता है, विद्युत द्वारा हो सकता है, विद्युत अपघटन द्वारा, जबरदस्ती, ठीक है, करंट द्वारा। ठीक, तो ये अलग अलग हैं। अगर हम देखें ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा देखें तो जो CaO है, CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हिट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए ना, तो गर्म करने पर ये बदल जाता है CaO प्लस CO2। ये क्या है? चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। तो ये क्या है? ये चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कली चूना है। ठीक है, इसे कहते हैं ये। और इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा चूना, बुझा नहीं है, कली चूना। ठीक है, ये रहा वियोजन अभिक्रिया। देखो, कोई एक अभिक्रिया है, कोई एक पदार्थ है, एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट गया। ठीक है, किसके कारण? ऊष्मा से। किसके कारण? ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के कारण, या दो पदार्थों में वियोजित हो गया, इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा के द्वारा हो सकता है, प्रकाश के द्वारा होगा। ठीक है, AgCl है, ये प्रकाश जब पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, Ag और Cl2। ठीक है, बैलेंस कर देंगे तो 2 इधर 2 इधर। ठीक, ये प्रकाश के द्वारा हो गया। ठीक, जल भी वियोजित हो जाएगा जब विद्युत उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब। अब विद्युत के द्वारा कैसे होगा? करंट डाल के। तो कोई जल है, यदि जल में ना, जल में करंट प्रवाहित कर दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? H2 और O2 में। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर एक ही है, उधर 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से गुणा कर दें, संतुलित कर देते हैं परमाणुओं को दोनों तरफ। ठीक, अब ये हो गया
विद्युत अपघटन, ये हो गया प्रकाश अपघटन, ये हो गया ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन, ये विद्युत के द्वारा अपघटन। मतलब वियोजन जो है कई प्रकार से हो रहा है ना। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस जरूर लिखने होते हैं, एग्जाम्पल रिएक्शन का, रिएक्शन लिख के एग्जाम्पल जरूर देना है। ठीक, अब आते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ हो, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया से कहते हैं, इसमें दो प्रकार से होते हैं अभिक्रिया। जब एक पदार्थ किसी पदार्थ का स्थान ग्रहण कर लेता है उसको हटाकर, तो एकल विस्थापन हो जाता है। जब दो पदार्थ रहे और उसमें उपस्थित होने वाले जो तत्व हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। ठीक है, मतलब विनिमय, हाँ, वो उसके स्थान पे चला जाए, वो उसके स्थान पे, तो इससे जो नया पदार्थ बनता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक, पहले एकल विस्थापन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ है, जिंक ले लेते हैं, जिंक है प्लस CuSO4। ठीक है, अब Zn जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये किस लिए विस्थापित करेगा? ठीक है, एक ही पदार्थ को हटाएगा। ये किस लिए करेगा? क्योंकि ये जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, इसीलिए इसको यह विस्थापित कर देगा। ठीक, जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तब, जैसे ही विस्थापित करेगा तो बनेगा ZnSO4। और ये जो कॉपर है, कॉपर ये अपने मूल अवस्था में आ जाएगी, मतलब ये अलग हो जाएगा, SO4 से अलग हो जाएगा, अलग होके बनाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर आयन था यहाँ पे कॉपर बन गया। ठीक, ये अलग हो गया कॉपर। तो ये जो जिंक है इसका स्थान ग्रहण कर ली, इसको हटा के इसका स्थान ग्रहण, मतलब एक पदार्थ जो होता है, एक पदार्थ से कोई तत्व उसको हटाकर उसके स्थान पर विस्थापित हो जाता है, तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब द्विविस्थापन क्या है? द्विविस्थापन क्या है? क्या है वो सूत्र, क्या है इसका, रिएक्शन क्या है जी? देखो, अब ये दो ठो पदार्थ हैं, ये दो पदार्थ हैं BaCl2 और Na2SO4। ठीक, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो इन दोनों पदार्थ का जो ये यहाँ पे जो ये बेरियम है ना, और यहाँ पे जो सोडियम है, दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों अपना स्थान क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अपना स्थान ही बदल लेते हैं, वो इसके स्थान पे, वो इसके स्थान पे। तो यहाँ पे बन जाता है NaCl प्लस, और क्या बन जाएगा, BaSO4। यहाँ देखो, ठीक है, इसको संतुलित कर लेंगे। संतुलन में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, हो जाएगा ये समीकरण संतुलित। ये द्विविस्थापन हो गया, ये एकल विस्थापन हो गया। ये रहा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर एग्जाम्पल्स देखे जाए तो क्या होगा, अगर कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा, मतलब ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ये अभिक्रिया करेंगे तो उतना ऊष्मा निकलेगा।
ठीक है, ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा ग्रहण करती है, मतलब ऊष्मा ग्रहण करके तब उत्पाद का निर्माण करती है। ठीक है, ऊष्मा ग्रहण करके अभिक्रिया वह करती है। ठीक है, ऊष्मा मिलेगा तभी वह अभिक्रिया करेगी। जैसे सी है, कार्बन है और ये सल्फर है, ये दोनों मिलकर CH2 बना लिए। ठीक है, और इसमें निकलेगा 20,000 कैलोरी। देखो उधर माइनस में लिख दिए, यहाँ पे जो है ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहीं पे प्लस कर देंगे, प्लस 20,000 कैलोरी ऊष्मा लेगा, यहीं पे ऊष्मा लेगा, ये ऊष्मा लेकर तब ये निर्माण करता है। ठीक, ये समझ में आया? कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बना लिए? कार्बन डाइसल्फाइड, और ये 20,000 कैलोरी जब ऊष्मा लेंगे तब जाके ये अभिक्रिया होगा। ये क्या हो गया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, आ गया समझ में? अब आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या है? ऑक्सीकरण में कोई पदार्थ रहे, किसी पदार्थ का कोई परमाणु, अणु या फिर आयन रहे, वो जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस प्रकार की क्रिया को अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, हाँ, तो उसमें क्या आ जाती है? कमी। ठीक है, उस पदार्थ में क्या आ जाती है? परमाणु में, अणु में या आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर देखते हैं जैसे मान लेते हैं Zn प्लस CuSO4, ठीक है, ये है, फिर बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस Cu, दिख रहा है ना? देखो, तो इसमें क्या हो रहा है? ये इसके स्थान पे ग्रहण, इसके स्थान पे चला जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया में ये देखे थे ना। अब इसमें देखते हैं, इसको अगर आयनों में तोड़ देते हैं तो Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। ठीक है, ये अपने आयन में हो गया, और इसको करेंगे तो Zn है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये कितना हो जाएगा? डबल प्लस। ठीक है, 2 धनायन हो जाएगा। ठीक, तो ये इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है, यहाँ पे ये त्यागेगा कब? जब ये अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रिया करता है। ठीक है, अभिक्रियाशील ज्यादा है, तो ये इसके स्थान पे चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये इसके स्थान पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये जो जिंक है, जिंक आयन हो गया। ठीक है, धन आयन हो गया, और ये सल्फर ऋणायन तो पहले से, और ये कॉपर ही रह गया। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जितना था, यहाँ अभिक्रिया के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो यही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब जिंक का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब अपचयन अगर देखें तो ये जो कॉपर है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था ना, और ये दोनों अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट का निर्माण कर दिए थे। तो लेकिन अगर ये इसको देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था ना, लेकिन जब ये अभिक्रिया हुआ जिंक के साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर आयन से बना लिया कॉपर। देखो यहाँ पे कॉपर आ गया। ठीक है, कॉपर आयन से क्या हो गया? कॉपर, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, मतलब कॉपर में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। इस अभिक्रिया में कॉपर आयन था, पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इसमें वृद्धि हो गई, और कॉपर आयन से बना लिया कॉपर। ठीक है,
तो ये जो हो रहा है ये अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो कहाँ पर का हो रहा है? अपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन अभिक्रिया। और जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण और कॉपर का हो रहा है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब ऐसी अभिक्रिया रहे जिसमें दोनों हो, तो ये दोनों नहीं हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें इस अभिक्रिया में दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही है ना, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अपचयन में कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण कर लेता है। बस। ठीक, अगर देखा जाए थोड़ा सा एक उदाहरण से, और सोडियम है, सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम आयन बन जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया ना। अब सोडियम आयन हो गया, तो इस सोडियम का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ठीक है, सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब अगर पहले से सोडियम आयन रहे, ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर ले, तो यह जो सोडियम था, जो सोडियम आयन था, वो सोडियम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? अपचयन। ठीक है, इसका क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, पहले कमी थी अब यहाँ वृद्धि हो गई। इस प्रकार से ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। और दोनों जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रिया हो, यही लिखना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, देखो विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता, जब कोई खाद्य पदार्थ होता है, खाने वाला पदार्थ, जब वायु के संपर्क में आ जाता है, नमी के संपर्क में आ जाता है, तो उसमें एक प्रकार का गंध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वह उसमें क्या लग जाते हैं जानते हो? फंगस लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं। ठीक है, वो सड़ने लगता है, उसमें एक प्रकार का गंध उत्पन्न होने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, क्या हो रहा है? खाद्य पदार्थों का क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं ना, और उसमें गंध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उस जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होने से उसमें गंध उत्पन्न हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये खाद्य पदार्थ होता है। खाद्य पदार्थ में अधिकतर यही रहता है, तेल रहता है ना, तेल का हो जाता है। हाँ, तेल और घी। ठीक है, इस सब का हो जाता है विकृत गंधिता। और ये जो इसे विकृत गंधिता कहते हैं, इसको दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि धूप में खाद्य पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसे फ्रीज में रखना चाहिए ना, इस सब से बचा के रखना चाहिए इसको। संक्षारण क्या होता है? इसे संक्षारण में ये सब ऑक्सीकरण के कारण हो रहा है, विकृत गंधिता भी। संक्षारण में क्या होगा? कोई धातु है, नमी की उपस्थिति में आके उस धातु का क्षरण होने लगता है, वो धातु खराब होने लगता है केवल नमी के संपर्क में आने से। वायु में जो नमी होता है उसके संपर्क में आने से उसका क्या हो जाता है? खराब होने लगता है, क्षरण होने लगता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, जैसे जंग, लोहे में जंग लगना। लोहा है, लोहे में क्या हो जाता है? धीरे धीरे लोहे में जंग लगने लगता है। ये वाष्प जो नमी होता है वातावरण में, उसके कारण लोहे में जंग लगने लगता है और वह खराब हो जाता है लोहा।
ठीक है, इसे कहते हैं संक्षारण। ठीक है, लोहा चांदी सब में होता है। ठीक, धातु जितने होते हैं धीरे धीरे क्षरण होने लगते हैं उसके। तो ये रहा संक्षारण और विकृत गंधिता, समझ गए।